कुल 3 आतंकी के मारे जाने की खबर है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा आतंकी कमांडर आसिफ शेख भी मारा गया है। फिलहाल ऑपरेशन भी लगातार जारी है और सुरक्षा बल इलाके की पूरी घेराबंदी की तलाश कर अभियान चला रही है। माना जा रहा है कि कुछ और आतंकी अब भी इलाके में छिपे हो सकते हैं। पिछले 48 घंटे में सुरक्षा बल ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के बादामी बाग छावनी पहुंचे। बहादुर जवानों की शहादत को नमन किया, सैनिकों के साहस को नमन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित भी किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम के बाद लोगों में गुस्सा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की कार्रवाई को पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। दिल्ली के जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं की वजह से तुर्की के इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ अपने एकेडमिक समझौते को रद्द कर दिया। ये कदम तब उठाया गया जब तुर्की के भारत पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ने की खबर सामने आई। तुर्की ने भारत की बजाय पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। जेएनयू की तरफ से बयान में ये कहा गया कि वो ऐसे वक्त में राष्ट्र के साथ खड़े हैं। भारत पाकिस्तान में हुए तनाव में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ देकर बड़ी गलती कर दी। उसे ये तक नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। अब भारत की जनता ने दोनों देशों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। व्यापारी संगठन ने ट्रेड करने से इनकार कर दिया, तो वही लोग तुर्की और अजरबैजान का टूर कैंसिल कर रहे हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान की संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों ने एक शर्मनाक सच्चाई उजागर कर दी है। पिछले 3 सालों में 50,000 पाकिस्तानी नागरिक दुनिया के अलग अलग देशों में भीख मांगते हुए पकड़े गए। सिर्फ इस साल 2025 में ही अब तक 552 पाकिस्तानी भीख मांगने के आरोप में वापस देश भेजे गए। साल 2024 में यह आंकड़ा 4,850 का था। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी रिपोर्ट हुए। खास बात यह रही कि पंजाब सिंध जैसे अमीर माने जाने प्रांतों के लोग भी इसी लिस्ट में, इसी फहरिस्त में उनके भी नाम शामिल है। और रांची से बड़ी खबर है, जेएससीए चुनाव में मणिपुर के डीजीपी की एंट्री हुई है। राजीव कुमार मणिपुर के डीजीपी हैं। अजय नाथ शाहदेव के लिए मांग रहे हैं वोट। जेएससीए मतदाताओं को कर रहे हैं फोन। मणिपुर से वोट की अपील करने पहुंचे हैं राजधानी रांची। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएससीए मतदाताओं को फोन मिलाया जा रहा है। मणिपुर के डीजीपी की एंट्री इस चुनाव में देखी गई। राजीव कुमार है मणिपुर के डीजीपी। अजय नाथ शाहदेव के लिए ये वोट की अपील कर रहे हैं। मतदाताओं को फोन मिलाकर उनसे वोटों की अपील की जा रही है। तो राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता देंगे, अजय नाथ के लिए मांग रहे हैं वोट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर के डीजीपी की एंट्री हुई। राजीव कुमार है मणिपुर के डीजीपी। अजय नाथ शाहदेव के लिए मांग रहे हैं वोट। जेएससीए मतदाताओं को फोन किया जा रहा है। मणिपुर से वोट की अपील करने के लिए राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। दरअसल जेएससीए चुनाव में मणिपुर के डीजीपी की एंट्री से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजीव कुमार हैं मणिपुर के डीजीपी। अजय नाथ शाहदेव हैं कैंडिडेट जिनके लिए वो वोटों की अपील कर रहे हैं। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, जेएससीए का जो चुनाव जो है वो कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली या सबसे रसूखदार जो संघ होता है उस पर कब्जे की लड़ाई है। और जो भी जेएससीए के मेंबर जहां कहीं भी इस समय ड्यूटी पर हैं, वो तमाम लोग एक समय उनकी खबरें मिल रही है कि वो रांची लौट रहे हैं। जेएससीए के चुनाव में प्रत्यक्ष कहें परोक्ष कहें उस रूप से शामिल हो रहे हैं। अब ऐसी खबर आई है कि जो मणिपुर के डीजीपी राजीव कुमार जो है उनके रांची आने की खबर है। और बाकायदा जो है देखिए एक कह सकते हैं एक लामबंदी जो होती है कि चुनाव में वोटर का जो जेएससीए के
के जो मेंबर होते हैं वही वोट करते हैं। और इस बार जो यहाँ जो नई कमेटी का गठन होना है उसको लेकर एक लामबंदी हो रही है। एक तरफ आपको जो अध्यक्ष पद के चुनाव में अजय नाथ साहदेव है और दूसरे गुट में है वो आपको एक जो बेसरा है वो अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर समझ आइए कि बेहरा गुट को समर्थन को लेकर उनकी ओर से अधिकारी लामबंद हो रहे हैं, अजय नाथ साहदेव की ओर से उनकी ओर से अधिकारी लामबंद हो रहे हैं। तो तमाम लोग वोटर को फोन कर चुके हैं। एक एक वोट कीमती है, वोट मांगा जा रहा है। कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कहीं बड़े पद पर जिम्मेदार जगह पर जहां की इस समय स्थिति सही नहीं है, अगर आप वहां ड्यूटी पर तैनात होते हैं तो वैसे समय में आप सवाल यह है कि देखिए स्टेट से बाहर निकलना एक नीतिगत विषय होता है। और चूंकि आप वहां अगर कोई डीजीपी अगर वहां आते हैं, जाहिर है कि अगर स्टेट को इन्फॉर्म किया है, सरकार को इन्फॉर्म किया है तो बिल्कुल छुट्टी में लेकर लोग बाहर आते हैं। चलिए संजय, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ प्रतुल शाहदेव बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर है। प्रतुल जी, ये खबर आपने सुनी होगी, राजीव कुमार मणिपुर के डीजीपी हैं जो जेएससीए के कैंडिडेट के लिए वोटों की अपील करने यहाँ आ गए। देखिए, हम तो हमेशा से मानते हैं कि खेल से प्रशासनिक हस्तक्षेप को दूर रखना चाहिए। हमारे प्रतिपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर ये अपील की थी कि ऐसे बहुत सारे इंटरफेरेंस की सूचनाएं आ रही हैं जिसमें आप देखें इस राज्य के एडवोकेट जनरल, एक आईजी ऑफ पुलिस, ये तमाम लोग बैठकर वोटिंग के लिए अपील कर रहे थे। तो ये सही नहीं है साहब। अगर आप मेंबर्स हैं तो मेंबर्स जिस दिन वोटिंग है उस दिन जाएं, वोट दें। लेकिन अगर प्रशासनिक हस्तक्षेप इस तरीके का होगा तो ये गलत है। इससे पहले भी ऐसी सूचनाएं आती रही हैं, लेकिन ये सरकार के शय पे हो रहा है। आप कैसे, आपको लगता है एडवोकेट जनरल और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, अगर वो एक पक्ष के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं या कैंडिडेट के लिए अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैडम बहुत ही आपत्तिजनक है। आप अगर मेंबर्स हैं तो आप सिर्फ वोटिंग के दिन आए ना, तो वोटिंग तो भी बहुत लंबा समय है। तो ये प्रचार अगर ये लोग करने लगे तो फिर नेता कहाँ जाएंगे साहब? और ये तो खेल संघ है। वाकई प्रतुल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए आप सरकार से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? देखिए, इससे पहले भी मैंने बताया आपको, प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बजाबता पत्र लिखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 3 दिन पहले और कहा प्रशासनिक हस्तक्षेप हो रहा है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन में और सरकार से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने वाले लोग। वाकई देखने वाली बात होगी प्रतुल जी कि इस पूरे मामले को लेकर जो पत्र लिखा गया है बाबूलाल मरांडी की तरफ से, उस पर सुनवाई होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, पाकिस्तान ने फिर से आतंकवाद की फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी। जिस जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को भारत ने मिसाइल मारकर उड़ा दिया, अब उसी के सरगना मसूद अजहर के लिए बहावलपुर एक्सटेंशन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को आईएमएफ से हजारों करोड़ का जो कर्ज मिला वो अब आतंकवादियों पर खर्च करने की तैयारी शुरू हो गई। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स और चीन की सरकारी एजेंसी शिनहुआ के एक्स अकाउंट को भारत ने ब्लॉक कर दिया। तुर्की के सरकारी चैनल टीआरटी वर्ल्ड का भी एक्स अकाउंट बंद हो गया है। और इसी बीच खबर दरभंगा से, जहां रोक के बावजूद राहुल गांधी ने एक अंबेडकर छात्रावास में लोगों से संवाद किया। हालांकि अफरा तफरी के बीच राहुल गांधी महज 5 मिनट ही लोगों को संबोधित करे और वापस पटना के लिए रवाना हो गए। दरअसल राहुल गांधी के दरभंगा पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम स्थल को लेकर विवाद शुरू हो गया था और जब राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे तो उनके सामने अफरा तफरी की स्थिति रही। प्रशासन की रोक के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन उन्हें अंबेडकर छात्रावास ले गए। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी की कार के सामने जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी पैदल ही कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस पर उन्हें रोकने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समर्थकों की ताकत की वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है।
वहीं दरभंगा में राहुल गांधी के एक कार्यक्रम से पहले जमकर विवाद हुआ। आयोजक अम्बेडकर कल्याण हॉस्टल में कार्यक्रम कराने पर अड़े रहे, जबकि प्रशासन ने टाउन हॉल में कार्यक्रम की अनुमति दी थी। आयोजक अड़े थे कि वो हॉस्टल में ही कार्यक्रम करेंगे। इस पूरे इलाके के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। बीएनएस के तहत 163 लागू किया गया। हॉस्टल खाली करवाने पहुंचे प्रशासन के खिलाफ आयोजक ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि बिना इजाजत के ही राहुल गांधी ने लोगों से संवाद भी कर लिया। राहुल गांधी की जबरन अम्बेडकर छात्रावास में कार्यक्रम पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय झा ने पलटवार किया। संजय झा ने कहा कि हॉस्टल में कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं होता है और बिहार में चुनाव नजदीक है तो राहुल गांधी राजनीति करने आए। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी सरकारी भवन और किसी हॉस्टल में कैसे राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। कांग्रेस ने 65 साल दलितों का अपमान किया। कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का अपमान किया। अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव का वक्त है, सभी लोग आएंगे जाएंगे, इस पर कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी तिरंगा यात्रा निकाल सकता है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए दरभंगा आए। ये कांग्रेसी और राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस ने 65 साल तक इस देश पर एक छत्र राज किया। राहुल गांधी बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जवाब दे कि 65 साल में कांग्रेसियों ने दलित समाज के लिए क्या किया कि आज उनका हाल पूछने के लिए आना पड़ता है। पटना के बीएन कॉलेज में हुई बमबारी में जख्मी छात्र सुजीत पांडे की मौत हो गई है। 13 मई को बीएन कॉलेज में छात्रों के गुटों के बीच मारपीट के बाद कॉलेज परिसर में बमबारी की घटना हुई, जिसमें छात्र सुजीत पांडे के सिर में बम लगा। गंभीर रूप से वो घायल हुआ। पटना में उसका इलाज कराया गया, लेकिन आज उसकी दर्दनाक मौत हो गई। छात्र सुजीत रोहतास के दिनारा के भलुनी धाम का रहने वाला था। इतिहास का छात्र था। वो परीक्षा देने जा रहा था। इसी दौरान उपद्रवी छात्रों द्वारा फेंका गया बम दीवार से टकराकर उसके ही सिर पर जा लगा। हमारा लड़का बीएन कॉलेज में पटना पढ़ता है। 2 लड़का हमारा पढ़ते हैं, जिसमें 4th सेमेस्टर का परीक्षा हो रहा था। उसमें वो लोग परीक्षा देने गए थे। 12 बजे के लपेट में हमारे पास एक कॉल आया उसका दोस्त का कि अंकल आपका लड़का का एक्सीडेंट हो गया है। हमको कैसे हो गया? तो बम फट गया है। इसके बाद हम आनन फानन में फ़ोन करने लगे। बेटा का फ़ोन नहीं लग रहा था हमारा। वहाँ जाने पर 3 बजे हम उसको लेकर मेदांता हॉस्पिटल में लेकर प्राइवेट में गए। वहाँ जितना भी डॉक्यूमेंट मिला वो सब लावारिस उसको लिखा गया था। तो पटना के बीएन कॉलेज में 13 मई को हुई बमबारी में घायल छात्र सुजीत पांडे के इलाज के दौरान जान चली गई, जिसके बाद कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में नाराज छात्र हंगामा शुरू कर रहे हैं। अशोक राजपथ को जाम भी कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। नाराज छात्र बमबारी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़िग हैं। लखनऊ के एक पीजीआई इलाके में प्राइवेट बस में आग लग गई। इस घटना में आग में झुलसकर 2 बच्चे समेत 5 यात्री मौत हो गई। डबल डेकर बस बिहार से नई दिल्ली की तरफ जा रही थी। रास्ते में लखनऊ में किसान पथ पर आग लगी। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सुबह करीबन 5 बजे बस में आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर मौके से फरार हो गए, जबकि कई यात्री फंसे रह गए। मरने वाले सभी लोग बिहार के रहने वाले थे। सीएम योगी ने लखनऊ में बस में आग लगने से हुए हादसे पर संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दिया है और घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रशासन ने आर्थिक मदद का ऐलान दिया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से 1 करोड़ की ब्राउन शुगर पकड़ी गई। इसके साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। इसके अलावा इस मादक पदार्थ को गया से रिसीव करने के लिए पहुंचे एक शख्स को 3 लाख रुपए कैश एक स्विफ्ट कार के साथ पकड़ा गया। ब्राउन शुगर की एक खेप मणिपुर से ट्रेन से ले जाई गई थी, जिसे मुजफ्फरपुर से गया भेजना था। इससे पहले मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस में तस्करों के साथ 1 किलो ब्राउन शुगर पकड़ा गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। थाने पे जब उनकी चेकिंग की गई तो उसमें एक ब्राउन कलर का, जैसे उन्होंने सोचा कोई मादक पदार्थ है, हालांकि उन्होंने कहा कि ये सत्तू है।
तो इन पदाधिकारी ने अपना सूझबूझ दिखाते हुए इसको नशे की वस्तु पाया और मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, जिसमें ये हुआ कि हाँ ये कुछ है, स्नैक है या ब्राउन शुगर है, क्या है वो क्लियर नहीं था। जब्ती मिली है उसमें ब्राउन शुगर जो डिक्लेयर की गई है DRA द्वारा, वो 1 किलो ब्राउन शुगर है, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और डिजिटल तराजू मिला है, जिसमें तोल के लोग अलग अलग व्यक्ति को या एक कोई तोल के देते। और इसी बीच राजधानी पटना से एक खबर आपको बताएं, जहां राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में आग लग गई है। विधानसभा के पास ऑफिस में आग लग गई। दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। आग लगने के कारणों की जांच लगातार जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच हुई गोलीबारी में नालंदा के लाल बिहार रेजिमेंट के जवान सिकंदर राउत ने सर्वोच्च बलिदान दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके शोक संतप्त परिजनों से बातचीत कर सांत्वना दी और कहा कि हम हर पल शहीद के परिवार के साथ खड़े रहेंगे। हम सबों को इनके बलिदान पर गर्व है। पिछले कई महीने तक अस्वस्थ रहने के बाद अब एक बार फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव स्वस्थ और सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज सुबह लालू यादव अपनी पत्नी के साथ महुआ बाग के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि महुआ बाग में लालू प्रसाद का निजी आवास का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे देखने के लिए लालू लगातार वहां जाते रहते हैं। भागलपुर में अब लोगों को चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी के साथ लू का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि इस दरमियान बारिश के भी आसार हैं। मौसम के तल्ख तेवर के बीच लोगों को विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। गोपालगंज में भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। गर्म हवाओं ने हीट वेव का रूप ले लिया। तेज धूप और उमस की वजह से लोग दोपहर के समय घर में रहने को विवश हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जरूरी काम होने पर ही लोग बाहर निकल पा रहे हैं। गर्मी से बच्चों और बुजुर्गों को खास दिक्कतें हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 18 मई से राहत की उम्मीद जताई। तब तक लोगों को सतर्क रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बढ़ती गर्मी के साथ एईएस के मामले बढ़ने लगे। जिले में एक और बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई। बोचहां से आए एक बच्चे में एईएस की पुष्टि के बाद उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती किया गया। जिले में अब तक 16 मरीजों में एईएस की पुष्टि हुई है। वहीं गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी से एक एक मरीज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे। कुल मिलाकर अब तक 19 मरीजों में एईएस की पुष्टि हुई। हालांकि डॉक्टर की तत्परता से सभी मरीज ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। भागलपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के साथ पानी की किल्लत शुरू हो गई है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में पानी की समस्या है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने पानी के लिए DSW का घेराव किया। छात्राओं का ये आरोप है कि हॉस्टल में पानी की व्यवस्था तक नहीं है। छात्राएं बाहर से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रही है। लालबाग स्थित जो पीजी गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है और हम लोग इतनी गर्मी में आते हैं, परेशान हो जाते हैं। कम से कम एक चिलर तो होना ही चाहिए वहाँ पे। दूसरी बात ये कि पीछे जंगल बढ़ने से सांप भी बहुत ज़्यादा घूम रहा है हॉस्टल में और मच्छर का भी खतरा है। तो हम लोग फॉगिंग के लिए बोले और बाथरूम भी साफ सफाई नहीं रहता है। बाथरूम की समस्या है। नल तो ऐसा है कि एक आध नल छोड़ के शायद ही कोई नल काम करता होगा सही ढंग से। हॉस्टल में मतलब बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया है और बहुत मतलब सांप भी जहरीले सब सांप निकल रहे हैं, जिसके कारण से बहुत डर लगता है वहाँ पे रहने में और पानी की भी समस्या है। भागलपुर में एक डॉक्टर के पशु प्रेम की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। घोड़े की मौत के बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। घोड़े की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान तक कराए गए। डॉक्टर के घर की 4 दीवारी के अंदर समाधि बनाई गई। श्रद्धांजलि सभा में घर के कई कुत्ते शामिल हुए। भागलपुर के नाथनगर में सर्विस रोड की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 4 लेन को घंटों जाम रखा। इसके कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। नाथनगर प्रखंड के भुवालपुर फतेहपुर के पास मुंगेटू मिर्जा चौकी 4 लेन बन रहा है, लेकिन गांव के लिए संपर्क पथ नहीं बन पाया। सड़क नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और इस प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर एस जयशंकर प्रेस ब्रीफिंग देंगे। शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है, जिस दौरान प्रेस ब्रीफिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग वो करेंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर
स्थगित जरूर हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लगातार भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर नजर बनी हुई है और इसी के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। वहीं सीतामढ़ी में इन दिनों अनोखे सरकारी स्कूल की चर्चाएं खूब हो रही है। बाजपट्टी प्रखंड मुख्यालय के आदर्श मध्य विद्यालय मधुबन के शिक्षक डांस कर रहे हैं, गाना गाकर बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। शिक्षक द्विजेंद्र कुमार और शिक्षिका सुनीता कुमारी के इस अनोखे अंदाज से बच्चे भी पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं। आपको बता दें कि स्कूल के प्रधानाध्यापक द्विजेंद्र कुमार को राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र महतो की अचानक तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल योगेंद्र को पारस अस्पताल लाया गया है। आज सुबह से योगेंद्र महतो बेचैनी महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू योगेंद्र महतो का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने योगेंद्र महतो को आराम फरमाने की सलाह दी है।